हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तनु सैनी। आज हम पढ़ेंगे ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपीनिया को हम अतिशय कहते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस को हम स्टिशोशर्य कहते हैं। जो ऑस्टियोपीनिया है ये एक कंडीशन है जिसमें बोन का प्रोटीन और मिनरल कंटेंट कम हो जाता है, लेकिन लेस सीवियर होती है ऑस्टियोपोरोसिस से। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो पोरस बोन होता है। इसका मतलब इसमें जो है ये स्केलेटन डिजीज है जिसमें बोन मास जो होता है वो कम हो जाता है, बोन टिश्यू भी कम हो जाता है और बोन फ्रेजिलिटी कम मतलब उसकी संभावना बढ़ जाती है और फ्रैक्चर बढ़ जाता है। WHO ने कहा है कि जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो -2.5 से कम हो या इक्वल होती है, ये कि यंग नॉर्मल मैन में। यहाँ WHO ने एक डेफिनेशन दी है ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया की कि कब होता है ये। हमने नॉर्मल बोन मिनरल डेंसिटी बताई है कि -1 से ज़्यादा हो या इक्वल हो। ऑस्टियोपीनिया -1 से -2.5 होती है तो ऑस्टियोपीनिया होगा। ऑस्टियोपोरोसिस होगा लेस देन और इक्वल टू -2.5 होता है। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस कब होता है? जब ये -2.5 हो और फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स में हो। देखिए फिजियोलॉजी हमने यहाँ पे बता रखी है बोन की कि बोन किस चीज़ से बना होता है। तो बोन एक लिविंग सेल से बना होता है जिसमें ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है। इसी में हमारी क्या बनती हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं वो भी बनती हैं। बोन जो मैट्रिक्स होता है इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जिसमें हम कहते हैं कि टाइप 1 कोलेजन होता है 40% और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट 60% होता है जिसमें हाइड्रोक्सी पेटाइट और अदर सॉल्ट होते हैं जैसे कैल्शियम और फॉस्फेट है। ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये हमारी बोन को एक टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं। इसमें क्रिस्टल्स होते हैं हाइड्रोक्सी पेप्टाइड के, वो हमारी बोन को एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, मतलब स्ट्रेंथ देने का काम है कोलेजन का। जितनी भी बोन्स हैं ईच बोन में बता रखा है कि हमारी लाइफ के दौरान इसमें कुछ बायोकेमिकल फोर्सेस द चेंजेस आते हैं जो इसमें मतलब जो माइक्रो डैमेज्ड बोन होते हैं, जो पुराने माइक्रो डैमेज्ड बोन हैं उनको रिमूव करते हैं किससे, न्यू वन से। तो ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर बोन है, हमारी बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। हाँ, तो ये है टाइप्स ऑफ बोन सेल्स क्या बताई हैं कि इसमें ऑस्टियोप्रोजेनिटल सेल्स बताया है कि जो मेसेनकाइमल ओरिजिन से जो स्टेम सेल्स बनती हैं उन्हें ऑस्टियोप्रोजेनिटल सेल कहा गया है। ये ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है वो हमारी बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है और ऑस्टियोसाइट जो होती है वो बोन डिस्ट्रॉय में हेल्प करती है, रिमूव में हेल्प करती है। और ये किससे डराइव होती है ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट? ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल से ही डेराइव्ड होती हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पे बता रखा है कि इन्वॉल्व इन द क्रिएशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ बोन टिश्यू। ऑस्टियोसाइट को कहा है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को रेस्पॉन्ड करती हैं और बोन फॉर्मेशन के लिए सिग्नल सेंड करती हैं, या फिर बोन रिजॉर्प्शन के लिए बोन सरफेस पे सिग्नल सेंड करती है। बोथ लोकल एंड सिस्टेमिक मिनरल होम्योस्टैसिस ये कराती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगी, ये ब्रेक डाउन करती है बोन को बाय द प्रोसेस ऑफ बोन डिजॉर्प्शन। कौन करता है? PTH हार्मोन करता है ये। और इसमें क्या दे रखा है कि जो है ये मोनोसाइट स्टेम सेल्स से डेराइव्ड होती है। फैगोसाइटिक लाइक मैकेनिज्म है इसका। होम्योपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होती हैं, ये हमारी बोन मैरो में प्रेजेंट रहती हैं। ये अदर सेल्स को मतलब फॉर्म करती हैं, जैसे WBC हो गया, RBC हो गया, प्लेटलेट हो गया। हमने बताया था कि ब्लड सेल्स भी यहाँ पर बनती हैं। यहाँ पर बताया गया कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड हार्मोन जिसे हम PTH कहते हैं। PTH का काम होता है बोन रिजॉर्प्शन करना और कैल्सिटोनिन का काम होता है कैल्शियम देना बोन को। यहाँ पर देखिए बता रखा है कि ये कैल्सिटोनिन है। कैल्सिटोनिन क्या कर रही है, ये बोन दे रही है, बोन डिपोजिशन मतलब कैल्शियम डिपोजिशन हो रहा है बोन में, और किडनी में भी जो कैल्शियम अपटेक है वो कम हो रहा है। यहाँ पर इंटेस्टाइन में भी कैल्शियम अपटेक कम करा रहा है कैल्सिटोनिन। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इससे क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम है वो ब्लड वेसल्स में कम जाएगा
और फिर कैल्शियम लेवल कम हो गया तो पीटीएच ग्लैंड से जो है पीटीएच हार्मोन रिलीज हुआ, तो उसने बोन डिसॉर्प्शन किया बोन से, और आपका जो ये है किडनी में इंक्रीज कर दिया आपका कैल्शियम अपटेक, और आपका इंटेस्टाइन में भी कैल्शियम अपटेक इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो ब्लड वेसल्स है उसमें कैल्शियम का अमाउंट बढ़ गया। तो इस वजह से ये हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल नॉर्मल होता है। जैसे एक का काम क्या है, कैल्सिटोनिन का काम है कि बोन में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होना और ब्लड वेसल्स में कम करना, और पीटीएच का काम क्या होता है कि बोन में कैल्शियम की मात्रा कम करना और ब्लड वेसल्स में बढ़ाना। तो दोनों का काम जब एक साथ होता है तो ये हमारे कैल्शियम लेवल को नॉर्मल रखता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विटामिन डी मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो ये हमें सनलाइट से भी मिलता है, जो यूवी रेज होती है उसमें 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे बता रखा है। और डाइट जो है यहाँ पे दिखा रखा है कि कॉलीकैल्सिफेरॉल और अर्गोकैल्सिफेरॉल तो यहाँ पे जाता है, ये लीवर में जाता है और किसमें बदलता है, ये कैल्सिडायोल में बदलता है। ये इम्यून सेल्स ब्रेस्ट कोलोन और लंग्स प्रोस्टेट के थ्रू एक्स्ट्रा रेनल 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज इसमें बदलता है 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी बनाता है और सेल प्रोलिफरेशन करता है और इम्यून फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है। फॉस्फेट हीमोस्टेसिस, देखिए ये बोन है, यहाँ फॉस्फेट हीमोस्टेसिस बता रखा है कि 2,5 ये कैल्सिडायोल है, ये कैल्सिट्रायोल में बदला और कैल्शियम फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन हुआ इंटेस्टाइन से। यहाँ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर बता रखा है 23, ये क्या करेगा, किडनी में 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज को नेगेटिव फीडबैक देगा और कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होगा, फॉस्फेट एक्सक्रीशन को ये क्या करेगा, कम करेगा, नेगेटिव फीडबैक दे दिया इसने। और जो है ये आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड है, यहाँ से भी पीटीएच निकला, उसने भी किडनी को सिग्नल दिया और ये आपका पैराथायरॉयड जो है आपका फॉस्फेट हीमोस्टेसिस उसको कम कर दिया। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस का पैथोफिजियोलॉजी बता रखी है कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर जो बोन फॉर्मेशन और डिसॉर्प्शन होता है कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन का, वो एक मतलब बैलेंस रहता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन एक नॉर्मल कंडीशन बताई है, लेकिन जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो टोटल बोन मास रिड्यूस होने लगता है, तो किसका वो बढ़ जाता है, पीटीएच अपना काम ज़्यादा करता है, या आप कह सकते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट का एक्शन बढ़ जाता है और ऑस्टियोब्लास्ट का एक्शन कम हो जाता है, तभी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है आपका। यहाँ पे हेल्दी बोन के बारे में बता रखी है। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन करना और ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है बोन रिमूव करना। जब ये दोनों एक साथ काम करती हैं तो ये बैलेंस होती हैं, लेकिन जब ये डिसबैलेंस हो तो ऑस्टियोपीनिया बनता है, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस बनता है। यहाँ पे एक प्रोग्रेशन बताया है कि जो बोन है वो पोरस ब्रिटल फ्रेजाइल हो जाए, फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है, कोई भी मतलब नॉर्मल किसी को भी मतलब बोन में फ्रैक्चर होने लगता है, प्रोग्रेशन करेंगे। पोस्चरल चेंजेस में क्या है कि पोस्चरल चेंजेस जो होता है वो एब्डोमिनल मसल में रिलैक्सेशन करता है और प्रोट्रूडिंग करता है एब्डोमेन को। एज रिलेटेड लॉसेस क्या है कि कैल्सिटोनिन और एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है एज के टाइम पर, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या होता है कि ये फीमेल्स में कम होने लगता है पोस्ट मेंस्ट्रुअल ऑस्टियोपोरोसिस में जो होता है। पीटीएच जो करता है वो इंक्रीज करता है बोन को, मतलब कि बोन को टर्नओवर करता है और रिजॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जैसे कैल्शियम निकाल लेता है। कॉन्सिक्वेंस क्या है कि ओवरऑल मतलब कि आपका बोन मास धीरे धीरे कम होने लगता है। ईटियोलॉजी क्या बताइए यहाँ पे, प्राइमरी और सेकेंडरी बताइए। ऑस्टियोपोरोसिस में क्लासिफिकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी बताया है। प्राइमरी जो होता है वो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस टाइप 1 और एज एसोसिएटेड जो होता है मतलब बुढ़ापे के टाइम पर जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो टाइप 2 कहते हैं। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो मेडिकल कंडीशन और मेडिकेशन करता है। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस में पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस जो बताया है वो एस्ट्रोजन की कमी से होता है, या पीटीएच जो है वो
ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करें, या फिर ट्रॉबिकुलर बोन जो होती है, स्पंजी बोन जो होती हैं जहाँ पर सारी ब्लड सेल्स बनती हैं, उसको कम कर दें। और एज एसोसिएटेड ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो मेल अब्जॉर्प्शन, बोन लॉस होता है क्योंकि बोन टर्नओवर हो रही है, और मिनरल एंड विटामिन डेफिशिएंसी होती है। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस मेडिकेशन की वजह से होता है। कोई भी कंडीशन हो, डिजीज स्टेज जैसे एक्रोमेगाली है, उसमें पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। एडिसन डिजीज में एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन कम हो जाता है। एमाइलॉइडोसिस, एबनॉर्मल प्रोटीन होता है। एनोरेक्सिया, सीओपीडी, हीमोक्रोमेटोसिस, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, मैलएब्जॉर्प्शन स्टेट, मल्टीपल माइलोमा होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सार्कोइडोसिस, सीवियर लीवर डिजीज, थैलेसीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस। ये और मेडिकेशन बताएं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से भी होता है। ये एक्सेस थायरॉक्सिन, एंटी कन्वल्सेंट, एल्यूमिनियम, हिस्टैरिन, लिथियम और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट जो होते हैं उनको बताया है कि ऑस्टियोपोरोसिस कराते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है यहाँ पर कि एज का ये बता रखा है कि जैसे जैसे हम ओल्डर होते रहते हैं हमारी बोन लॉस टिश्यूज होते रहते हैं। जेंडर बताया है कि वुमेन में जो बोन है वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं, और इनमें बोन लॉस मतलब जो बोन टिश्यूज हैं वो लॉस होने लगते हैं बहुत जल्दी। वुमेन में 30 to 50% उनके बोन मास कम होता है, लेकिन मैन में 20 to 33% ही होता है। रेसेस कॉकेशियन और एशियन वुमेन जो होती हैं ये ज़्यादा रिस्की होती हैं। अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक वुमेन कम होती हैं। फिगर टाइप क्या बताया कि वुमेन की जो बोन्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, और जो थिन होती हैं वो ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस के उसमें होती हैं, रिस्की होती हैं। हैवी मेटल्स क्या बताएं कि जैसे कैडमियम और लेड है, ये हमारे बोन डिजीज करने में ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो हमें कैडमियम को लो लेवल एक्सपोजर करना चाहिए। इंक्रीज लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी होने लगती है इसमें। सॉफ्ट ड्रिंक जो होगा इसमें क्या होता है कि फॉस्फोरिक एसिड होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ा देता है। एटलीस्ट इन वुमेन में बढ़ता है ये, तो आपको ये कम करना होगा। अर्ली मेनोपॉज जिनका मेंस्ट्रुएशन जल्दी मतलब 45 एज में हो जाए तो उनमें भी ये दिक्कत आती है। लाइफ स्टाइल हो, आप स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, डाइट कैल्शियम प्रोटीन आप नहीं ले रहे हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जेनेटिक्स है, जीन आपका जो होता है क्रोमोसोमल 20 इसकी वजह से भी होता है। यहाँ बता रखा है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखेगा, या फिर सिम्टम्स होंगे तो क्योंकि जो आपका कोलैप्स्ड वर्टिब्रा है उसमें फ्रैक्चर होने की वजह से सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे एक्यूट और क्रॉनिक पेन होगा, मतलब जवानी में मतलब कि जब आप एल्डर रहेंगे तो आपको पेन होगा। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर जो होता है मतलब कि उसमें काफ़ी लचीलापन होता है तो बोन फ्रैक्चर होने की संभावना बनी रहती है। और इसमें कंप्रेशन फैक्टर्स बता रखे हैं, स्टब्ड पोस्चर, काइकोसिस जो बता रखा है यहाँ पर, जो वर्टिब्रा है वो ग्रेजुअली कोलैप्स होती रहती है, ये सिम्टोमेटिक होता है, लेकिन जो प्रोग्रेसिव काइकोसिस होता है वो डोवेगर हम की तरह दिखता है, तो इससे हमारी हाइट जो होती है छोटी होने लगती है। लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ हमारी हाइट भी छोटी होने लगती है, और मोबिलिटी आपकी रिडक्शन हो जाता है इसमें। ये यहाँ पे एक नॉर्मल बोन बता रखे हैं, ऑस्टियोपोरोटिक बोन बताया है जिसमें देखिए आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा। फिर माइक्रो फ्रैक्चर, यहाँ पर माइक्रो फ्रैक्चर दिखा रखा है। ये स्टूपिड पोस्चर है कि हमारा पोस्चर चेंज होता रहता है, जैसे जैसे हमारी एज मतलब टाइम गुजरता रहता है तो हमारा ये पोस्चर देखिए ऐसे वर्टिब्रा हो जाती है। जैसे काइकोसिस ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहता है, लंबे समय तक रहे तो आपकी हाइट भी कम हो जाती है। पहले देखिए 5 फुट 6 इंच थी, फिर 5 फुट 3 इंच हो गया, फिर 5 फुट हो गए, तो ये इसमें हम डोवेगर हम कहेंगे। यहाँ पे हंच बैक अपीयरेंस दिखेगा, देखिए जैसे दिखा रखा है कि 40 की एज में, फिर 50 की एज में वर्टिब्रल फ्रैक्चर होने की मतलब प्रोग्रेशन होता है ऑस्टियोपोरोसिस में, आपकी हाइट छोटी होने लग जाती है। तो वर्टिब्रा जो होती है वो कोलैप्स होती रहती है डाउन ऑन देमसेल्फ, धीरे धीरे नीचे झुकने लगती है आपके गर्दन। तो ये चेंजेस है, ये आपका कितना होता है 6 to 9 इंचेस
मतलब इतना डिफरेंस होता है, जैसे विडोज हम्प कहा गया है। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर जो होता है वो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होता है। ये कब होता है, जो मतलब हेल्दी पीपल वुड नॉट नॉर्मली ब्रेक ए बोन। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर जो होता है ये वर्टिब्रल कॉलम, रिब, रिस्ट और हिप में होता है, जहाँ पे फ्रेजिलिटी होती है। वर्टिब्रल फ्रैक्चर दिखा रखा है यहाँ। रिस्ट फ्रैक्चर जिसे हम कॉलिक फ्रैक्चर कहते हैं, ये कहाँ होता है, हमारा जो रेडियस बोन होती है उसके लोअर एंड में होता है, 2 सेंटीमीटर अब बताया है कॉलिक फ्रैक्चर, जो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ हिप फ्रैक्चर बता रखा है, जैसे ऐसे गिरेंगे तो हिप फ्रैक्चर हो जाएगा आपका, तो ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकता है। फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे आप, एक्सरे कीजिए बोन का और बोन मिनरल डेंसिटी DMD कीजिए, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री करना है DEF से, सीरम कैल्शियम देखिए, फॉस्फेट देखिए, विटामिन D देखिए, इलेक्ट्रिक AFT प्रोटीन एल्बुमिन देखिए, बोन मार्कर कीजिए। बोन फॉर्मेशन में मार्कर्स होते हैं, जैसे ऑस्टियोकैलिन, बोन स्पेसिफिक एल्कलीन फॉस्फेट, प्रोकोलेजन एक्सटेंशन पेप्टाइड है। बोन रीअब्जॉर्प्शन में एक मार्कर होता है, टार्टेरेट रेजिस्टेंस एसिड फॉस्फेट, यूरिनरी कैल्शियम, यूरिनरी हाइड्रोक्सीप्रोलाइन, यूरिनरी हाइड्रोक्सीप्रोलाइन क्रेटिनाइन रेशो, यूरिनरी पायरिडाइनोलाइन, डीऑक्सीपाइरोडाइनोलाइन, यूरिनरी एंड टीलोपेप्टाइड और अदर ब्लड टेस्ट में कि पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग CBC, इलेक्ट्रोलाइट और यूरिन हमें करना है। यहाँ देखिए डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री बता रखा है कैसे करते हैं। अल्ट्रासाउंड डेंसिटोमेट्री दिखा रखा है। यहाँ WHO ने जो किया है ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोसिस में, बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है BMD, हमने बताया कि जो नॉर्मल है वो मोर देन और इक्वल टू -1 होती है। ऑस्टियोपीनिया में -1 से -2.5 होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में लेस देन और इक्वल टू -2.5 होती है। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में लेस देन और इक्वल टू 2.5 होती है विद फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। टी को क्या बताया है कि जो SD है, मतलब नंबर ऑफ SD पेशेंट की जो BMD है, बोन मैरो डेंसिटी, वो अगर आपकी कम होती है एक नॉर्मल यंग एडल्ट की पॉपुलेशन में, तो उसे T स्कोर कहा गया है। नंबर ऑफ SD ए पेशेंट BMD डेविएट फ्रॉम ए रेफरेंस पॉपुलेशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द सेम एज एंड सेक्स। अगर सेम एज के हैं, सेम सेक्स के हैं, तो उनमें अगर डेविएशन हो रहा है तो उसे Z स्कोर कहा है, और Z स्कोर जो है वो इंडिकेट करता है BMD के रिजल्ट को। जो पेशेंट की एज से हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर ये आपके एक्सपेक्टेशन से कम आ रहा है तो सेकेंडरी कॉज है ये ऑस्टियोपोरोसिस का। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन बता रखा है कि बोन पैथोलॉजी क्या है। ऑस्टियोपीनिया में एल्कलाइन फॉस्फेटेज नॉर्मल रहेगा और बाकी सब आपके अनइफेक्टेड रहेंगे, तो आपकी बोन मास डिक्रीज होगा। ऑस्टियोपेट्रोसिस जो होता है इसमें, ये काफ़ी रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसमें भी आपका जो एल्कलाइन फॉस्फेट है वो एलिवेट करता है, जिसे हम थिक डेंस बोन या फिर मार्बल बोन कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट जो होता है, इसमें आपका कैल्शियम और फॉस्फेट कम होता है, एल्कलाइन फॉस्फेट और पैराथायरॉइड हार्मोन ये बढ़ जाता है, तो आपकी सॉफ्ट बोन होती है। ऑस्टियोआइटिस फाइब्रोसा स्टिका जिसे कहा गया है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है PTH का, तो उसमें PTH तो बढ़ेगा ही और कैल्शियम भी बढ़ेगा, एल्कलाइन फॉस्फेट भी बढ़ेगा, लेकिन फॉस्फेट कम होता है, तो आप ब्राउन ट्यूमर कह सकते हैं। फिर पैगेट डिजीज ऑफ बोन, जिसे वायरल और जेनेटिक कहा गया है। ये इसमें आपका वेरिएबल रहता है, एल्कलाइन फॉस्फेट डिपेंड करता है कौन सी स्टेज है, बाकी सब नॉर्मल रहेंगे, मतलब अनइफेक्टेड रहते हैं। एबनॉर्मल बोन आर्किटेक्चर होगा इसमें। इन ऑस्टियोपोरोसिस द बोन आर पोरस एंड ब्रिटल, जबकि ऑस्टियोमलेशिया में बोन सॉफ्ट रहते हैं। द डिफरेंस इन बोन कंसिस्टेंसी इज रिलेटेड टू द मिनरल टू ऑर्गेनिक मटेरियल रेशियो। ऑस्टियोपोरोसिस में मिनरल टू कोलेजन रेशियो इज विद इन द रेफरेंस रेंज, whereas osteomalacia proportion of mineral composition is reduced relative to organic material content.
नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज ऑफ ए मिनरल कंपोनेंट कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड 60% बना रहता है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो 40% बना रहता है, कोलेजन जो बनाता है। यहाँ पे एक नॉर्मल बता रखा है। मैनेजमेंट देखिए इसमें कि हमें प्रिवेंशन एस्पेक्ट देना है और थेरेपेटिक एस्पेक्ट देना है। 28 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे होता है। यहाँ हमने एपीआई मेडिसिन बताया था कि बोन सब्सटेंस जो होते हैं प्रोटीन और मिनरल से बने रहते हैं। इसमें हम प्रिवेंटिव रेजिमेन देना है जिसमें कि हाई क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए और फॉस्फोरस होना चाहिए। यहाँ बताया था कि कुछ एंटी रिजॉर्प्टिव और एनाबोलिक एजेंट होते हैं जो कि अवेलेबल हैं, वो हमारे मतलब कैपेबल नहीं है बोन के रिजॉर्प्शन को कम करने के लिए और बोन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर पेशेंट नेगेटिव नाइट्रोजन एंड मिनरल बैलेंस में है, क्योंकि इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो बोन रिजॉर्प्शन आपका कम ही होगा, तो आपको वो भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस का प्रिवेंशन बताया था कि आपको सनलाइट के एक्सपोजर मतलब सनलाइट में बैठना पड़ेगा 30 मिनट तक। एक दिन में 30 मिनट तो बैठ ही सकते हैं। डाइट में आपको प्रोटीन लेना होगा, कैलोरीज लेनी होगी, कैल्शियम विटामिन डी लेना होगा। प्रोटीन आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से पर डे लेना होगा। फॉस्फोरस 700 mg पर डे लेना है। आपको स्मोकिंग रोकनी होगी क्योंकि ये क्या करता है ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को कम करता है, तो आपका बोन फॉर्मेशन कम होगा। और स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके एक्सोजेनस एस्ट्रोजन को बढ़ाएगा और आपके बॉडी वेट को कम करता है। आपकी मेनोपॉज जल्दी होंगे तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाएगी। कैफीन इंटेक को कम कीजिए, कॉफ़ी पीते तो फिर कम कीजिए, चाय पीते हैं तो भी कम कीजिए। अल्कोहल के इंटेक को भी कम करना होगा आपको। फॉल प्रिवेंशन, गिरने से बचें कि प्रोटेक्टर पहनिए या एडुकेट स्पाइनल सपोर्ट कीजिए। अर्गो कैल्सिफेरॉल D2 विटामिन डी के वो हैं, पॉलीफेसिकॉल D3। वुमेन एंड मैन में हमें कितना लेना है 1 mcg होती है, वो 40 यूनिट होती है। तो 50 एज के अंडर हमें 400 से 800 IU लेनी है रोज़, और जो 50 से ज़्यादा हैं उनमें 800 से 1000 IU डेली लेनी है। स्टार बनाकर सेफ अपर लिमिट ऑफ विटामिन डी कितनी होती है 4000 IU पर डे, तो आपको मतलब लेनी ही लेनी है। विटामिन डी एंटी हाइपोकैल्सेमिक अल्फा कैल्सिडोल। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में कैल्सिडियोल, कैल्सिट्रायोल, एल्गो कैल्सिफेरॉल। एंटी हाइपोपैराथायरॉयड कैल्सिट्रायोल है, एंटी हाइपोपैराथायरॉयड पेरिकैल्सिट्रॉल है। यहाँ पे कैल्शियम हमने बता रखा है कि वुमेन जो होती हैं 50 एज तक या यंगर जो होती है उसमें हमें 1000 mg डेली लेना है। 51 से ज़्यादा हो तो आपको 1200 mg डेली लेना। मैन में 70 एज अगर है उससे यंग है तो उसमें आपको 1000 mg लेनी है रोज़, और 71 से ज़्यादा है तो आपको 1200 mg लेनी है। सेव अपर यूनिट क्या है 2000 होनी चाहिए मोर देन 19 ईयर्स की एज में। तो कैल्शियम रिच फूड कौन से मिल्क है, बटर है, ब्रोकली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, आलमंड है, और अवेलेबल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट, आयोनिक कैल्शियम MCHC ये हमें यूज़ करना है। सारे कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं उसमें आपको 3 वीक तक ये लेना है और इंटरवल ऑफ 10 डेज कंटिन्यू करना है 3 वीक तक। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट, इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कैल्शियम सिट्रेट जो होता है इनसे हमें एम्प्टी स्टमक लेना है या फिर फूड के साथ ले सकते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो आपको मील के साथ ही लेना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसमें 40% एलिमेंटल कैल्शियम होता है और 60% कार्बोनेट इंग्रेडिएंट होते हैं, इसलिए 600 mg जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें 240 mg ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम होता है। कैल्शियम सिट्रेट जो होता है वो 20% एलिमेंटल कैल्शियम होता है और 600 mg कैल्शियम सिट्रेट होता है। तो वो कितना प्रोवाइड करता है 120 mg एलिमेंटल कैल्शियम प्रोवाइड करता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से होता है उसमें हमें डिवाइड करना है 0.5 से 1 ग्राम एलिमेंटल कैल्शियम रोज करना है। यहाँ पे वेट बियरिंग फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करना है, आपको पोस्चर आपको इम्प्रूव करना होगा, बैलेंस इम्प्रूव करना होगा, एक्टिव रहना होगा, फिट रहना होगा जितना भी आप रह सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कीजिए।